नमस्कार अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत नमस्ते है आपका। नमस्ते। नमस्ते अंजू जी, बहुत दिनों बाद आपने आमंत्रित किया, आपका आभार। आपके पास समय नहीं होता है, वरना मैं तो आपको अक्सर बुलाना चाहती हूँ। जी। पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी आज हमारे चैनल पर आए हैं और बहुत दिनों के बाद आए हैं। लेकिन अनंत जी सबसे पहले ये समझाइए कि जो गतिरोध बना हुआ है संसद में, विपक्ष के तेवर देखिए और सरकार की तरफ देखिए, दोनों के बीच में बात बन नहीं रही है। अब कहीं जाकर किरण रिजिजू जी ने कहा है कि सदन में बोलने को तैयार है, सभी विषयों पर बोलने को तैयार है एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन शर्त यह है कि विपक्ष को सुनना होगा, भागना नहीं होगा। आपको लगता है कि इस पहल से कहीं गतिरोध खत्म होता दिख रहा है या राहुल गांधी गोल पोस्ट पर गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं? अंजू जी, आप जिसको गतिरोध कह रही हैं, मैं उसको बाल हट की तरह श्रेणी में रखता हूँ। ये बाल हट जैसा ही है ना। बच्चा मान लीजिए खिलौने के लिए रूठता है कि मुझे ये टॉय दिला दो, तो उसके फादर मदर कहते हैं चलो ये टॉय ले लो तुम। जब उसको लगता है कि ये मिलने वाला है तो उसकी डिमांड दूसरे टॉय पे चली जाती है कि ये वाला दिला दो। तो भारतीय राजनीति में इस वक्त हम बाल हट के दौर से गुजर रहे हैं, और संसद में इसी बाल हट में जिसे बाकी सब लोग गतिरोध कह रहे हैं, वही गतिरोध देखने को मिल रहा है। मैं अगर गंभीरता से संसदीय राजनीति की बात करूं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी को मुझे लगता है कि एक एक स्टैंड पे कायम रहना चाहिए। आपने सही शब्द का उपयोग किया, गोल पोस्ट बदल रहे हैं। और गोल पोस्ट बदलने से हासिल क्या होगा, मैं ये मैं ये सोच नहीं पा रहा हूं और किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा हूं कि ऐसा करने से उनको हासिल क्या होगा। टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। चलो, अभी तक हम ये सुनते आ रहे थे कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, मान लिया सरकार की जिम्मेदारी है। इतने दिनों तक तनातनी के बाद अगर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है और अपने संसदीय कार्य मंत्री के हवाले से कहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं और वो हर मसले पे बोलने को तैयार है, तो अब छात्रों का आंदोलन हुआ उससे लेकर और बोलेंगे तो फिर अमित शाह की तैयारी आपको पता ही है। फिर तो क्या करते हैं, उड़ेंगे पुर्जे। तो उसके बाद विपक्ष कहेगा कि हम बहिर्गमन कर जाएंगे। चलो, वहां तक भी ठीक है, वो उनका संवैधानिक अधिकार है कि आप वॉकआउट कर जाएं, लेकिन एक बार दोनों पक्ष को आमने सामने बैठना तो चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो चीजें तय होती हैं संसद के, उस पर कायम रहना चाहिए। और इससे इस बाल हट से किसको क्या फायदा होगा? न राष्ट्र को कोई फायदा होगा, और इसलिए तो इस तरह के जिस तरह के विशेषज्ञों को कहने का अवसर मिलता है कि संसद क्या रह गया, संसद अपने ईगो को सेटिस्फाई करने का एक मंच बन गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि दोनों पक्षों को सरकार भी अब तैयार हो गई है और विपक्ष को भी तैयार हो जाना चाहिए। इससे कहीं कोई स्कोर सेट नहीं होगा, कहीं कोई स्कोर कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जनता तो देख रही है सब कुछ, और जनता देख रही है कि अभी तक आपकी डिमांड थी कि अमित शाह जी बातचीत के लिए तैयार हो जाएं। बातचीत के लिए तैयार हो गए। अब कम दिन बचे, देश की समस्याओं पे चर्चा हो जाए, छात्रों की समस्याओं पे चर्चा हो जाए, और इन आंदोलनों के आधार पर जो एक सर्वसहमति बन रही है सबके बीच में कि एजुकेशन रिफॉर्म पे चर्चा हो जाए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे जाकर ये आवश्यक है छात्रों के लिए, इस देश के तथाकथित जेन जी को। और आपने देखा ना, एक जेन जी जंतर मंतर पर भी था और एक जेन जी झारखंड में भी है। तो दोनों जेन जी में जमीन आसमान का फर्क है। झारखंड के जेन जी ने दिखा दिया कि भारत का जेन जी कैसा होता है। बगैर गालियां दिए किसी को भी आंदोलन हो सकता है, बगैर किसी के खिलाफ उनकी मां बहन करने के अलावा भी आंदोलन हो सकता है, और उतना ही प्रभावशाली आंदोलन होता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं। मैं ये सोचता हूं कि शायद नेता विपक्ष को सद्बुद्धि आए और वो कल चर्चा के लिए वो आज तैयार हो जाएं, तो संसद सुचारू रूप से चले। लेकिन जैसे ही रिजिजू जी ने ये कहा कि सदन में बयान देने को तैयार है अमित शाह, आप देखिए ना उसके बाद राहुल गांधी और खड़गे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा हम वहां पर उनकी बातें सुनने के लिए थोड़ी बैठेंगे, हमको तो सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए कि किसने गोलियां चलाने का आदेश दिया जंतर मंतर पर, किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, किसने वो कील लगे डंडों से छात्रों की पिटाई करवाई। ये जो नैरेटिव है राहुल गांधी का कि वहां गोलियां चली, गोली नहीं चली है सब जानते हैं, लेकिन अभी भी वो इसी बात पर अटके हुए हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह के तेवर दिखाकर ये जो गतिरोध है ये खत्म होगा? ये बैठेंगे सच में बात सुनने के लिए या बयान सुनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का? अंजू जी, मुझे लगता है नेता विपक्ष अभी नीट एग्जाम के हैंगओवर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनको लगता है राजनीति भी ऑब्जेक्टिव सवाल है कि एक क्वेश्चन पूछा और 4 विकल्प दिया
गोली किसने चलवाई? ए अमित शाह, 2 नरेंद्र मोदी, 3 धर्मेंद्र प्रधान, 4 जो भी और नाम ले लीजिए, इसमें से एक को टिक करना है। राजनीति ऐसे नहीं चलती है। इतनी लंबी परंपरा उनके परिवार में राजनीति की रही है, इतने लंबा विरासत के वो वारिस हैं, उसके बावजूद ऐसी बातें करना मुझे तो ठीक नहीं लगा। मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा सुना, 23 मिनट के करीब का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। 23 सेकंड भी झारखंड के बारे में नहीं बोला उन्होंने। तो अगर अमित शाह जी बोलने आएंगे तो श्रीमान राहुल गांधी जी को धैर्यपूर्वक सुनना तो पड़ेगा, और सुनना पड़ेगा तो फिर सब कुछ सुनना पड़ेगा। किस कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस राज्य में कितने पेपर लीक हुए, और किसने इस प्रकार के एग्जामिनेशन सिस्टम की मतलब एक सिस्टम बनाया। 12 साल के पहले भी तो देश में सिस्टम था ना एग्जाम का, उसके लिए भी तो कोई जिम्मेदार होगा ही। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि उन गलतियों को ठीक करने के लिए नरेंद्र मोदी आए थे, तो ठीक करने के लिए वक्त तो लगेगा। जिस प्रकार की चुनौतियां आई, और आप एक चीज बहुत ध्यान से, हम लोग कैरेड अवे हो जाते हैं कि बच्चे का आंदोलन, बच्चों का आंदोलन। आप देखो, नीट का पेपर लीक हुआ, नीट के पेपर लीक होने के 1 महीने बाद सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न हो गई। चाहे उसमें देश को वायुसेना के विमान से भेजना पड़ा, लेकिन एक फुल प्रूफ सिस्टम बना। मैं मानता हूं कि शिक्षा व्यवस्था में, परीक्षा व्यवस्था में अब भी कुछ लूप होल्स हैं, जिस गैप से जिसको भरने की आवश्यकता है। एनटीए जिस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, जिस प्रकार से 47 कर्मचारियों को निकाला गया, जिस प्रकार से एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाया गया, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं संकेत तो मिलता ही है कि कुछ गड़बड़ी थी। तो अब अगर गड़बड़ी ठीक करने का प्रयास आरंभ हुआ है, तो बजाय हिसाब लेने के, अगर आप हिसाब लोगे पिछले चीजों का, तो वो भी हिसाब लेंगे 60 वर्षों का। तो इस हिसाब लेने की राजनीति में छात्रों का भला नहीं होना है, जो जेन जी आज सड़कों पे हैं उनका भला नहीं होना है। और ये चंदा चोरी से बड़ा अपराध नौकरी चोरी का है जो झारखंड में हो रहा है। मैं तो उसको नौकरी चोरी कहता हूँ। वो पेपर लीक नहीं है झारखंड का, वो नौकरी चोरी है। वो हमारे सीट बेचे जा रहे थे, ऐसा जैसा जिस प्रकार की खबरें आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये इस हट को छोड़ना पड़ेगा, और संसद के जो 2-3 दिन बचे, टैक्स पेयर का पता नहीं, हम लोग कितनी बार अंजू जी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि 1 मिनट पर इतने लाख, इतने करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक में, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है कि अमित शाह मांग थी विपक्ष की और वो संसद में आने को तैयार है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और तमाम INDIA गठबंधन दल के नेताओं को भी थोड़ा आगे बढ़कर एक रास्ता निकालना चाहिए, जिससे छात्र हित में संसद में चर्चा हो सके। लेकिन हित तो किसी का नहीं चाहिए ना, इनको तो अपना हित चाहिए ना। आप देखिए कि अब इनको PM मोदी से माफी भी चाहिए। अब तो यहां तक राहुल गांधी आगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फिर से कह रहे हैं कि उनको गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि जो राहुल गांधी या विपक्ष इस तरह की रणनीति पर चल रहा है, ये सिर्फ राहुल गांधी की ही रणनीति है, कांग्रेस की, या बाकी पूरा विपक्ष इनका पिछलग्गू बना हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीछे हट रहे हैं अखिलेश यादव, कम से कम ये छात्रों के आंदोलन वाले मुद्दे से या जंतर मंतर वाले मुद्दे से। उनको तो लग रहा है कि जो चढ़ावा चोरी वाला मामला है उस पर लगे हाथ चर्चा हो जाए। तो ये चाहते क्या, ये चलने देना चाहते हैं संसद को, या फिर इनका मकसद कुछ और है? FCRA अमेंडमेंट बिल को रोकना, या परिसीमन के बिल को रोकना, या महिला आरक्षण के बिल को रोकना, इनके इरादे क्या लगते हैं आपको? देखिए, जिस प्रकार से सांसदों का समर्थन लगातार नित्य प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी को बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मैजिकल फिगर के करीब पहुंचती जा रही है, उससे इनकी परेशानी और बढ़ रही है, हताशा भी। मुझे लगता है अखिलेश यादव संजीदा नेता हैं। अखिलेश यादव अगर उनको गुड सेंस प्रिवेल किया, क्योंकि उसके संकेत उन्होंने संसद में पिछली बार दिए थे कि हम इस पर आगे बात कर लेंगे, लेकिन अब क्या है, उनकी मजबूरी है। 2027 में विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और उनको लगता है कि चंदा चोरी पर या चढ़ावा चोरी पर चर्चा करके वो स्कोर सेट कर जाएंगे। लेकिन क्या है कि उनको ये भी पता चल गया कि जिस प्रकार से एक प्रहसन हुआ, जिसमें एक सांसद ने भगवा धारण करके वहां वो जो एक संसद के बाहर रचा, उसमें अंजू जी बहुत एक गंभीर चूक हुई उन लोगों से। प्रभु श्री राम की तस्वीर नीचे गिरी, पांव के पास गिरी, झुक के उस पर पैसे, मतलब जो भी हुआ वो इतना, और उसने पूरा नैरेटिव इनके अगेंस्ट कर दिया। चंदा चोरी के नैरेटिव पर एक स्कोर कर रही थी समाजवादी पार्टी, और लगातार अखिलेश यादव अपने ट्वीट के माध्यम से ही सही, लेकिन एक दबाव, एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे थे
लेकिन पप्पू यादव के उस प्रहसन विच वाज सपोर्टेड बाय राहुल गांधी एंड INDIA गठबंधन नेता, वो गड़बड़ हो गया। वो प्रभु श्री राम की तस्वीर जो अवधेश प्रसाद के पांव के पास गिरी, वो देखकर हर सनातनी आहत हुआ, और मुझे लगता है कि वहीं से वो नैरेटिव चेंज हो गया। तो वो जो एक माहौल अखिलेश यादव ने बनाने का प्रयास किया था, उसको कांग्रेस ने डुबा दिया। तो अब वहां से अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब क्या करें, उनके सामने दुविधा है। 2027 का चुनाव है, और जिस प्रकार से फ्रंट फुट पर योगी आदित्यनाथ खेलते हैं, उसमें अखिलेश यादव को भी फ्रंट फुट पर ही खेलना पड़ेगा। और आप क्रिकेट जानती हैं, और फ्रंट फुट पर खेलने वाला अगर सधा हुआ बल्लेबाज नहीं होगा तो बहुधा बोल्ड होने का या स्टंप होने का खतरा हो जाता है। तो उस खतरा को मुझे लगता है विपक्ष नहीं उठाएगा, और मैं तो अभी भी आशान्वित हूं कि अब बचे हुए 2-3 दिनों में विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो जाएगा, और तब चर्चा बहुत दिलचस्प होगी, जब अमित शाह और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब लोग संसद में बोले। लेकिन बस उसमें भी मेरी इच्छा यही है, और अपेक्षा भी सांसदों से है, कि वो कुछ रचनात्मक छात्रों के लिए किया जाना चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम में गैप्स हैं, जो एग्जामिनेशन सिस्टम में खामियां हैं, उसको दूर करने के लिए कोई रचनात्मक ठोस सुझाव अगर संसद में निकलता है तो सांसदों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। अन्यथा तो तू मैं में होके ये निकल जाएगा, और हम देखेंगे कि अमित शाह या प्रधानमंत्री जब भारी पड़ेंगे अपने वक्तव्य पर तो कांग्रेस पार्टी निकल लेगी। मणिपुर का याद होगा, जिस प्रकार से इन लोगों ने माहौल बनाया था कि प्रधानमंत्री को संसद में आके बोलना चाहिए, और जब प्रधानमंत्री संसद में बोले तो उनके आक्रमण झेलने के लिए विपक्ष का नेता कोई बचा ही नहीं, कांग्रेस पार्टी सारे सांसद बाहर चले गए। तो ये स्थिति नहीं है। दोनों पक्षों को साथ बैठ के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किरण रिजिजू को भी लीड लेना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष को भी थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। अवश्य कर रहे होंगे, क्योंकि आज अमित शाह उनके कक्ष में गए थे और वहीं पर चर्चा हुई। उसके बाद किरण रिजिजू का इस प्रकार का बयान आना मुझे लगता है कि अच्छा संकेत है, और शायद छात्रों के हित में कुछ फैसला हो जाए, कुछ चर्चा हो जाए। सर, आप जो पॉजिटिव चर्चा की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि अभी जब एंटी पेपर लीक पर डिबेट हुआ था, उसमें राहुल गांधी ने कौन सा उस कानून के बारे में बात की? वो तो आए बाएं शाएं कहानियां सुना रहे थे, ये अंधभक्त होते हैं, ये फलाने होते हैं, धमकाने होते हैं। वो मुद्दे पे तो कोई बात करते ही नहीं है, और अभी भी मुझे नहीं लगता वो मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया उन्होंने कि वो भटके हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो FCRA अमेंडमेंट बिल है, इसके लिए तो 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं, सरकार आराम से इसको पास करवा सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी फांस है इन सबके गले की। आप देखिए जिस तरह से वो जो सर्जियो गोर हैं, भारत में अमेरिका के एम्बेसडर, कैसे वो मुलाकातें करते फिर रहे हैं उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है। केरल के CM से मिले, कर्नाटक के CM से मिले, तेलंगाना के CM से मिले। क्या खिचड़ी पका रही है कांग्रेस उनके साथ? क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि चर्च के साथ कांग्रेस के नेताओं का भी अच्छा खासा लगाव है। देखिए, FCRA के साथ सबसे बड़ा जो विरोध का कारण है वो चर्च है, और चर्च को मिलने वाली अनुदान राशि है, गल्फ से मदरसों को मिलने वाली अनुदान राशि है, धार्मिक शिक्षा के नाम पर जो धन आता है उसका किस प्रकार से मतांतरण में उपयोग होता है, ये समय समय पर सबने देखा है। और जिस प्रकार से धार्मिक शिक्षा के नाम पर पैसा आके दूसरी तरह की चीजों में उसको इन्वेस्ट किया जाता है, वो भी लोगों ने देखा है। तो अगर FCRA कानून पास हो जाता है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, अभी तक जो आप कितने भी पैसे खर्च करते हैं, ये सब पैसे गड़बड़ियां एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के नाम पर होती है, कि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, सैलरी में, स्टेशनरी में, ड्राइवर अलाउंसेस में, कन्वेंस अलाउंसेस में ज्यादा पैसा खर्च होता है, शिक्षा पर कम पैसा खर्च होता है। तो इसको सही करने के लिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए ये FCRA कानून लाया जा रहा है, अकाउंटेबल बनाने के लिए लाया जा रहा है। अब ये अब 2024 के चुनाव के पहले हमने सुना था कि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे थे कि 200 करोड़ रुपए भारत भेजे जाने थे मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए। अब ये आप सोचिए अंजू जी की मतदाता की संख्या बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपए की क्यों आवश्यकता है, जबकि 99 कुछ लाख, मतलब 99 कुछ करोड़ मतदाता भारत में है। अरे इतनी बड़ी संख्या को और कितना बढ़ा के ले जाएंगे? वो 100 करोड़ से 100 करोड़ एक हो जाएगा, 101 करोड़ हो जाएगा, 105 करोड़ हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में धनराशि का आना वो कहीं और संकेत करता है। और
अमेरिका का इंटरेस्ट किस तरह से है। अमेरिका से ज्यादा मुझे लगता है कि वो जो क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक कंट्रीज का इंटरेस्ट है वो ज्यादा खतरनाक है, और उसमें हमारे देश के लोग ही कुछ लगे हुए हैं। क्या करेंगे? एक तरफ तो डिजिटल वर्ल्ड से हमारे सोवरेनिटी पे खतरा उत्पन्न किया जा रहा है एल्गोरिदम चेंज करके, दूसरी तरफ ये है। तो अब ये चूंकि नरेंद्र मोदी इतना रिफॉर्म किया उन्होंने और अब इतनी तेजी से इन चीजों को देखने जा रहे हैं, तो ये देखिए पश्चिम की आंखों में ये खटकता है जब आप कहते हो ना कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भारत वालों? अब तक तो तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहे जाते थे, तुम्हें हम लाल गेहूं खिलाते थे, अब तुम हमारी आंख में आंख डाल के बात करोगे? भारत के विदेश मंत्री की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो कहेगा कि यूरोप का प्रॉब्लम इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीजें जो भारत एक वैश्विक शक्ति की तरह उभर रहा है ना, इन सब के पीछे ये सारी ताकतें लगी हुई हैं। मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी को 2024 में 240 सीटें आना बहुत बड़ी घटना है। नहीं तो अगर इन लोगों का वश चलता तो ये 240 क्या 140 पे निपटा देते, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी है कि तमाम इन हथकंडों के बावजूद 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ गई। आप उसकी विश्लेषण करते रहो, संघ नाराज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, संघ को ये कर, कुछ नहीं हुआ। ये सब एक परिवार के सदस्य हैं। और आप समझ लीजिए कि संघ के लिए नरेंद्र मोदी ने संघ के पूरे एजेंडा को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने लागू किया है, चाहे वो अनुच्छेद 370 हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे 3 तलाक का मसला हो, तो ये किसके एजेंडे थे? तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें भ्रम फैलाने के लिए, ये जो इकोसिस्टम है जिसको अब हम लोग इन दिनों पालतू मीडिया कहते हैं, उन्होंने एक पालतू मीडिया का इकोसिस्टम बनाया। और आप प्लीज हैशटैग पालतू मीडिया जरूर लगाइएगा जब आप इस वीडियो को अपलोड करें। तो पालतू मीडिया के माध्यम से ये नैरेटिव भी, और ये शब्द प्रियंका जी ने दिया है थैंकफुली, तो पालतू मीडिया ने उनके मुंह से निकल गया शायद पालतू मीडिया, क्योंकि वो पालने की आदत है ना उनको, वो बिस्किट खिलाने की और पीडी को और पता नहीं क्या क्या वो सब, तो उसी लिहाज से उन्होंने गलती से उनके मुंह से निकल गया पालतू मीडिया। नहीं तो अन्यथा तो उनके एक सेवादार ने गोदी मीडिया नाम अच्छा दिया था उनको, तो ये दूसरा उनके निकल गया। तो पालतू मीडिया के मार्फत एक नैरेटिव बनाया जाता है अंजू जी, और ये सारे उसी नैरेटिव के परिणाम है कि आज कांग्रेस के सब नेता आप वो आलोचना से परे हैं भाई। गांधी परिवार आलोचना से परे है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एफसीआरए बिल, और मैं तो महिलाओं के बिल पर मेरी तो अपेक्षा है कि एक बार लागू हो जाने दो उसको, फिर आप उसमें करते रहना कि ये कर दो वो कर दो। संशोधन की गुंजाइश तो हमेशा रहती है ना, और ऐसा तो है नहीं कि 30-40 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बदलेगी। अगर बदल गई 30-40 साल बाद तो आप फिर ठीक कर लेना, ये अलग बात है कि तब तक राहुल जी की भी उम्र निकल जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा हर जगह ये कहता हूं कि राहुल जी अब 4 साल बाद सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। जिनको पालतू मीडिया युवा नेता के तौर पर स्थापित कर रही है, टी शर्ट और ये सब देखते हुए, और वो बैगी पैंट और वो जो भी आतिशबाजी करके, आपने देखा प्रयागराज में उनके कार्यक्रम को देखा, छात्रों के कार्यक्रम में आतिशबाजी करने की क्या आवश्यकता थी? आप छात्रों की समस्या दिखाने गए थे या अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए गए थे भाई? तो ये सारी चीजें मुझे लगता है इकट्ठी होकर इनको, और चूंकि कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, इस गलतफहमी में आपके दर्शक न रहें कि वो इस्तीफा राहुल गांधी के दबाव में हुआ है, वो कॉकरोच जनता पार्टी के दबाव में हुआ है। और राहुल गांधी तो 21 मिनट का फेम है ना, उनका धरना दिया था प्रधानमंत्री के घर के बाहर, तो 21 मिनट के फेम के आधार पर कुछ नहीं होता। लेकिन उनको लगता है कि ये इस्तीफा अगर करा सकते हैं तो हम भी अमित शाह का इस्तीफा करा सकते हैं। तो ये चलता रहेगा अभी थोड़े दिनों तक, संसद खत्म हो जाएगी, सब ठंडा हो जाएगा। और एक और चीज सोचिएगा, विचार करिएगा इस पर कि संसद सत्र के पहले ही इस तरह की चीजें क्या होती है। आपको याद है कि हिंडनबर्ग आया था, पूरा संसद निपट गया उसमें। उसके पहले कोई जासूसी वाला ऐप की चर्चा हुई थी, आज तक राहुल गांधी ने फोन शायद नहीं दिया है जांच करने के लिए। वही पेगासस, जिसमें कहा गया कि हमारे आपके सारे फोन टैप हो रहे हैं और सरकार सुन रही है और पढ़ रही है और ये हो रही। हर संसद के पहले न पेगासस रहा, और जो एक पालतू मीडिया के एक बड़े आदमी जो हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग को खोज रहे थे, उनको भी शायद हिंडनबर्ग अब भूल गए होंगे अब वो भी।
सर ये एक नया मुद्दा लेकर आते हैं। अभी आप देखो ना, वो जनरल नरवणे की किताब जो छपी नहीं, उस पे भी आ गए थे। खत्म हो गया मुद्दा, कहाँ है? मणिपुर का वो जो एक वीडियो था जो पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाए, उस पर इन्होंने बवाल हाँ। काटने की कोशिश की। अब की बार इनको नीट मिल गया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि अगर अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल ना लाया जाए, वहां के अगर हम कुछ सेनेटर्स के बयान देखें तो किस तरह के आ रहे हैं कि ये तो क्रिश्चियनिटी पर अटैक है, और उस मुद्दे को कांग्रेस उछाल रही है। आप देखो ना, जिस तरह से पादरी बिशप मिलने के लिए पहुंच रहे थे अमित शाह से, फिर वो मिजोरम के सीएम यहाँ दौड़े दौड़े आए। वो 21 को तो विड्रॉ ही कर लो, इसको हटाओ मत। भाई है क्या उसमें? सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की तो बात है कि पैसा आपके लिए आया कि नल लगाना है, नल लगाने में आपने कितना पैसा खर्च किया उसको बता दीजिए, हिसाब किताब दे दीजिए। लेकिन नल लगाने के लिए पैसा है, उसमें टैंकी मत लगाइए। यही बात है ना। तो ट्रांसपेरेंसी से डर किस लिए सर? और अंजू जी, ये बात भी है कि नल लगाने के लिए अगर 25 रुपए में आप नल लगा रहे हैं तो उसको लगाने पर आप कम से कम 500 रुपए खर्च मत करिए। हम्म। प्लम्बर को 500 रुपए मत दे दीजिए। बिल्कुल। वो अकाउंटेबिलिटी आपको दिखानी होगी। और ये आज से नहीं हो रहा है, 5 बार संशोधन हो चुका है एफसीआरए में। संशोधन कोई नया, एफसीआरए को जितना स्ट्रिंजेंट करना था ऑलमोस्ट किया जा चुका है। बस इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और उस संपत्ति से, उस धन से बनाई गई संपत्ति अगर गलत पाई गई तो उसको लेने का अधिकार सरकार को होगा, ये भी दिया गया है। तो लेकिन अब आप सोचो ना कि जिनके मतलब इतने महंगे महंगी गाड़ियों में जो लोग, मीडिया के लोग चलते हैं, इतने आलीशान कोठियों में दक्षिणी दिल्ली के रहते हैं, एक एक सिगार की कीमत पता नहीं कितनी होती है, तो ऐसे लोगों का कैसे करेंगे काम आप? उनका उनका तो फर्ज बनता है ना कि इसको बनाएं और मतलब इस नैरेटिव को बनाएं। और अमेरिका तो देखिए, अमेरिका में अभी ट्रंप ने क्रिश्चियनिटी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। आप अमेरिका को देखिएगा तो क्रिश्चियनिटी और चर्च, इसी दोनों मुद्दे पर वो, चाहे वो जेडी वांस हो चाहे ये हो, चार्ली किर्क के मर्डर के बाद उनको लगा कि ये मुद्दा हमसे छूट न जाए, तो अब मागा पीछे चला गया है। अब चर्च और ये क्रिश्चियनिटी, ये दो चीजों को लेकर दोनों आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात है कि भाई अपने धर्म और अपने संस्कृति को लेकर अगर आगे बढ़ रहे हैं, अब ये मतलब उनको बधाई दी जानी चाहिए जेडी वांस को कि चौथे संतान उनके घर में पैदा हुई है उपराष्ट्रपति रहते हुए, और बाकी लोगों को भी। और ये सारा कुछ वो सब बहुत सुचिंतित तरीके से होता है। ट्विटर को अगर एलन मस्क ने खरीदा तो वो भी सुचिंतित तरीके से हुआ, क्योंकि अगर ट्विटर ने ट्रंप को बैन न किया होता और ट्रंप को के पोस्ट को हाइड न कर रहे होते तो ये सब नहीं होता। उसके बाद वो हार भी गए थे चुनाव, क्योंकि उस समय भी इन लोगों ने एल्गोरिदम बदला था, जो एल्गोरिदम का बदलाव हमने जंतर मंतर के समय देखा। मेटा के अफसर अब माफी मांगते घूम रहे हैं। तो इस तरह से अमेरिका का इंटरेस्ट तो है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन ये सरकार भी बहुत मजबूती के साथ डटी हुई है, और मुझे लगता है कि अमित शाह को शिवराज पाटिल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सर दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें इसकी परिसीमन के मुद्दे की, इसको लेकर जिस तरह से बहुत सारे अब तो विपक्षी खेमे में भी पूरी सेंधमारी हो चुकी है। अभी एक दिन पहले तो शरद पवार की पार्टी के सांसदों के साथ पीएम ने मुलाकात की है। पक्ष की बहुत सारी पार्टियां जो है वो इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ आ रही है। तो अलग थलग तो सिर्फ रह गई कांग्रेस, क्योंकि वही इसका विरोध कर रही है। अंत में वही बचेगी भी अलग थलग, क्योंकि प्रधानमंत्री ने संसद भवन में, लोकसभा में ही ये कहा था कि अखिलेश जी तो हमारे मित्र हैं और कभी मौके बेमौके हमारी मदद भी करते हैं। और अखिलेश जी ने खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री का अभिवादन किया था। इस वक्तव्य के बाद आपको और आपके दर्शकों को वो सीन याद होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ये डिलिमिटेशन, चूंकि महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है और महिला आरक्षण का विरोध करके विपक्ष ने वेस्ट बंगाल के चुनाव में अपना हश्र देख लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर एक बार महिला आरक्षण विधेयक पेश हो गया डिलिमिटेशन के साथ, तो फिर विरोध तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनके सामने पश्चिम बंगाल का ताजा ताजा उदाहरण है। और वो हालत तो अपनी कोई नहीं करवाना चाहेगा। कांग्रेस तो खैर कांग्रेस है, वो तो बड़ी पार्टी है भाई, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नाम है। समाजवादी पार्टी के साथ अखिल भारतीय थोड़ी ना लगा हुआ है। अखिल भारतीय एक आम आदमी पार्टी है और एक कांग्रेस पार्टी है, तो दोनों के अखिल भारतीय स्तर का हाल आप देख ही रही हैं। और जैसे अभी देहरादून में गूंजने के लिए राहुल गांधी गए थे, तो टाइमिंग बड़ी खराब होती। यहाँ रांची में गूंज लेते। रांची में जो हाल हुआ है, अब तो ईडी की एंट्री हो गई है, ईसीआईआर उन्होंने फाइल कर ली है सभी राज्यों में।
चाहे वो कर्नाटक हो, केरल हो, ये झारखंड हो, पंजाब हो, सब जगह जो पेपर लीक के मामले हैं उसकी जांच पड़ताल ईडी करेगी सर। तो पोल पट्टी तो इनकी वैसे ही खुल जाएगी। और नहीं, सीबीआई जांच से इतना क्यों डर रहे हैं हेमंत सोरेन सर? सीबीआई जांच के आदेश दे दें, छात्रों का आंदोलन अभी खत्म हो जाएगा। आप अजीब बात कर रही हैं अंजू जी। अरे हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री भी हैं वहां। ये ध्यान देना चाहिए, इसलिए सीबीआई का विरोध कर रहे हैं कि अगर जरा भी जांच में ऊंच नीच हो गई, जरा भी इधर उधर हो गया, तो जवाब तो हेमंत सोरेन को देना पड़ेगा। उनके पास कोई धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं है कि उसका इस्तीफा लेके काम चल जाएगा। फिर तो ये वहां पर पेपर लीक भी नहीं हुआ, वहां पर नौकरी चोरी हुई है। और झारखंड में तो ये समस्या बहुत गहरी है। 26 साल हो गए झारखंड को बने हुए, चलिए 25 भी मान लें अगर हम, तो 14 ही बार एग्जाम करा पाई है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। वो सब नौकरी चोरी की भेंट चढ़ गया है। वो अभय तिवारी है ना, वो लगातार बयान दे रहे हैं, और वो तो रेट भी बता रहे हैं कि किस रेट पर क्या होता था, किस होटल से OMR सीट जाती थी, कहाँ उसको भरवा के फिर, मतलब आप कल्पना कर सकती हैं कि इस प्रकार के आरोप कि अंजू जी घर में बैठी हुई हैं, अंजू जी के पास 60 लाख रुपए हैं, उन्होंने कहा कि हमें इस बार सिविल सर्वेंट बनना है भाई। तो अच्छा ठीक है, बन जाएंगे आप, 60 लाख रुपए फला होटल में पहुंचा दीजिए, आपको OMR सीट दे दी जाएगी, उस OMR सीट के क्वेश्चन और आंसर भी दे दिए जाएंगे, आपको पेंसिल से लगा देना। या अगर अंजू जी आप 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा और दे देती हैं तो वो काम भी कोई और कर देगा, आप दस्तखत करके चले जाइए, परिणाम आएगा और आप मजे से SDM बन जाइए, 10-12 साल में आप IAS बन जाइए। झारखंड में जो पहला दूसरा चुनाव ये हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसका केस भी अभी चल रहा है, लेकिन लोग प्रमोट भी हो रहे हैं, ADM भी बन रहे हैं। तो ये तो झारखंड की समस्या बहुत गंभीर है। और झारखंड में लोग ये भी कहते हैं कि वहां जितने पैसे उगाही की गई है उसको मतलब फॉरेन में भी चैनलाइज किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बनता है अगर ठीक से जांच हो जाए तो। लेकिन मैं तो इन चीजों पे जाता ही नहीं। मेरी तो बस सिर्फ ये अपेक्षा है कि पिछला भूल जाइए, अब छात्रों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाइए, फूल प्रूफ बेहतर व्यवस्था, जिसमें न कोई नौकरी चोरी कर सके, न कोई पेपर चोरी कर सके। अखिलेश यादव जी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पेपर लीक के मुद्दे पे। 1992 में उनके पिताजी ने नकल अध्यादेश, राजनाथ सिंह के नकल विरोधी कानून को वापस ले लिया था। तो ऐसे भी तो हमारे राजनेता हुए हैं ना। और इन्हीं सब चीजों से विपक्ष घबरा रहा है कि अमित शाह जब खड़े होंगे बोलने के लिए तो वो नकल विरोधी कानून वापस लेने की घटना भी तो बताएंगे, उस समय के नेताजी के भाषण भी तो याद दिलाएंगे, उस समय समाजवादियों ने चुनाव में क्या क्या भाषण दिए थे वो सब रिकॉर्ड पे है। तो ये बहुत बहुत दुखद स्थिति है, छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। और आप देखिए जब इनके नंदन नीलेकनी की नेतृत्व में समिति बनाई गई तो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं, वो तो क्या मूत्र विशेषज्ञ है, पता नहीं गौमूत्र विशेषज्ञ हैं। अब कामाकोटी जी जितने बड़े विद्वान को, जिन्होंने न सिर्फ इतने पेपर्स उनके पब्लिश हैं, उन्होंने वहां से लेकर लद्दाख तक में अपनी विद्वता का लोहा मनवाया है, उनको इस तरह की बातें करके डिमीन करना, इससे मैं उसमें नहीं जाता, वो राजनीति करें, लेकिन क्या होता है इससे पता चलता है कि छात्रों की समस्याओं को लेकर, छात्रों के मुद्दों को लेकर आपकी गंभीरता कितनी है। सर अपनी पोल पट्टी भी तो खुल जाती है। अनुराग ठाकुर ने कहा था ना कि उनके पास जितनी डिग्रियां हैं तुम्हारे पूरे खानदान के पास नहीं होंगी, तो अपने पोल पट्टी खुद ही खुलवा लेते हैं ना गांधी परिवार। लेकिन सर ये कदम जो है कि आप वहां से भागिएगा मत, अमित शाह जी अपनी बात करेंगे, हो हल्ला भी मत कीजिएगा, और इनका इतिहास तो भागने का रहा है, तो क्या माना जाए? अब की बार ये बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि तो बेनकाब हो जाएंगे ना। जब वो बोलना शुरू करेंगे, अंदर बैठेंगे तो बेनकाब होंगे, भाग खड़े हुए तो बेनकाब हो जाएंगे। तो इनको तो फंसा दिया एक तरह से मोदी सरकार ने। लेकिन अब देखिए अगर बैठते हैं अंदर तब तो। उस दिन का आपने अच्छा याद दिलाया, अनुराग ठाकुर का भाषण तो पूरे तौर पर अखिलेश यादव को जवाब था। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश की राजनीति कर ली, बाबा पे हमला कर दिया। अनुराग ठाकुर ने पूरे मामले को पलट दिया अपने बयानों से, और अनुराग जी ने ही गिनाया था 1992 वाला नकल विरोधी कानून की बात, उन्होंने भी याद दिलाई थी। तो ये देखिए इनके पास अब सांप छुछुंदर जैसी स्थिति हो गई है, न उगलते बनेगा न निगलते बनेगा, क्योंकि अमित शाह बोलेंगे अब बोलने आएंगे, कम से कम आपको सुनना हो सुनो, न सुनना हो न सुनो। लेकिन संसद में जो भी हो रहा है
वो बहुत ही दुखद है। संसद को चलने तो दीजिए भाई। आप अपने बाल हट के कारण संसद को क्यों रैंसम पे लिए हुए भाई संसद को? आप मतलब अगर चलिए मैं मानता हूं 90-98 सांसदों की पार्टी है और 200 लोगों का मतलब कुल मिला के 230-32 के करीब अगर INDIA को अब है अगर गठबंधन तो इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इनसे कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि छात्र हित में ये लोग अपना आंदोलन कर भी नहीं रहे, वो तो सिर्फ बयानबाजी हो रही है। अगर छात्रों के हित में इनको आंदोलन करना होता तो इनमें से कोई भी चला जाता झारखंड। कोई भी आज देवेंद्र महतो को अस्पताल में भर्ती किया गया, कम से कम उसका ही हाल चाल ले लेते। क्या कह रहे हैं कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर ली। अरे आज के इस जमाने में जहां की है कि गाड़ी का पेट्रोल डलवाने का आप वीडियो रील बना रहे हो, आपने वीडियो कॉल की होती, वो वीडियो सामने नहीं आता अंजू जी। उनको तो हर एंगल से वीडियो शूट करा के और ऑडियो लगा के इफेक्ट लगा के आप दिखा रहे होते लोगों को। तो किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? आप जनता को इतना मूर्ख मत समझिए। जनता सब समझती है और अपने हितों को देखती है। सर जैसे आपने कहा ना कि इनको सुनना हो ना सुने, बैठना हो सदन में ना बैठे, लेकिन अमित शाह तो बोलेंगे, लेकिन देश तो सुनेगा। देश इतने दिन से इनकी नौटंकी देख रहा है, जब सदन में गृह मंत्री बोलेंगे और पूरी पोल पट्टी खुलेंगे, पूरा इतिहास गिनाएंगे, तो देश की जनता तो सुनेगी। वो जेनजी जिनके नाम पर ये नौटंकी कर रहे हैं, जो असली जेनजी पढ़ाई कर रहा है, अपने करियर में लगा हुआ है, वो भी तो सुनेगा कि क्या कर रहे हैं। तो ये सारी पोल पट्टी इनकी खुलेगी सर। इसी डर के मारे राहुल गांधी अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं कि नहीं हमको तो ये चाहिए, हमको तो मंदिर पे भी डिस्कशन चाहिए, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं तो मानती हूँ ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी सरकार का कि अब बोलेंगे अमित शाह और पूरा बोलेंगे और तुम भागना मत। तो देखते हैं माहौल कब बनता है इस बातचीत का, कब वो बोलते हैं और तब इनकी रणनीति क्या होती है। हालांकि अभी से इन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन आनंद जी, आपने समय निकाला बहुत विस्तार से इस विषय पर, बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्ते।